वो मेहनत का समाज जो दिन रात संघर्ष करता है, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, वही प्रबुद्ध है, वही प्रबुद्ध है। बाकी पार्टियों की नज़र में एक जाति के लोग प्रबुद्ध हैं। एक जाति का सम्मेलन जिन्होंने करा वो मनवादी व्यवस्था के समर्थक हैं। और इस 5वें सम्मेलन के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में इस सम्मेलन की गूंज जा रही। अभी 13 सम्मेलन बाकी। उस 1 जून को कार्यक्रम रखने का महत्व यही था कि अर्जक संघ की स्थापना जो है 1 जून 1968 को हुई है। आदमी अहंकार में इस तरह की चीज़ें करता है। मैं बहन जी का हमेशा सम्मान करता हूँ और आज भी सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। अगर ये समाज का पढ़ा लिखे बच्चे जो संघर्ष कर रहे हो बरसाती मेंढक हैं आपकी नज़रों में, तो कोई बात नहीं, इसका जवाब समाज आपको देगा। जहाँ अन्याय वहाँ भीमार भी, जहाँ अन्याय वहाँ आज़ाद समाज पार्टी, जहाँ भीमार भी और आज़ाद समाज पार्टी वहाँ चंद्रशेखर। लगातार गालियों के बाद इतना धैर्य कहाँ से ले आते हैं? कि अगर मैं गाली का जवाब गाली से दूंगा तो उनमें मुझ में फ़र्क क्या बचेगा? एटा जैसी घटनाओं को क्या मानते हैं? ये बढ़ती ताकत भी है, ये जागरूकता भी है और ये रिएक्शन भी। इसमें तीनों चीज़ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रबुद्ध एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल सम्मेलन कर चुके हैं। शुरुआत हुई, बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किए, एक जाति के लोगों को प्रबुद्ध कह दिया। समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन किए, एक जाति के लोगों को प्रबुद्ध मान करके सम्मेलन कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन किए, हालांकि वहां एक जाति के लोगों को नहीं माना गया। अब आजाद समाज पार्टी मंडल स्तरीय जो अपने आयोजन कर रही है उसका नाम दिया अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत के लिए मेरे साथ नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं। क्या वजह है इस प्रबुद्ध शब्द पर इतना फोकस क्यों? आपने राजनीति को 360 डिग्री घुमाते हुए प्रबुद्ध की नई परिभाषा कर दी। कौन है आपकी नजर में प्रबुद्ध? वो मेहनत का समाज जो दिन रात संघर्ष करता है और फिर भी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, वही प्रबुद्ध है। बाकी पार्टियों की नज़र में एक जाति के लोग प्रबुद्ध हैं। और मैं इसी को मनवादी जो व्यवस्था थी जिसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने किया, वो भी यही कहती थी कि एक ही जाति के लोगों पे विशेषता है कि वो प्रबुद्ध हैं, बाकी लोग सब उनसे नीचे हैं। तो ये जो भेदभाव की जो नीति है, मैं आज ये भी कह सकता हूँ स्पष्टता से कि जितने भी लोग एक जाति का सम्मेलन जिन्होंने करा वो मनवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, मनवादी व्यवस्था को मानते हैं। ये हक वंचित कमजोर समाज प्रबुद्ध है और ये अपने विकारों से, अपनी समस्याओं से निकलने के लिए झटपटा रहा, संघर्ष कर रहा है। हमने ये सम्मेलन इस आधार पर बुलाए कि हमारा जो संघर्षशील नेतृत्व है उनके और ज़मीन पे जो चल रहा है, तो ज़मीन पे जो लोग काम करते हैं, रहते हैं, जनरल पब्लिक के बीच में रहते हैं, उनको हम लोग सुने और हमारा जो कार्यकर्ता है वो सुने, हमारे पदाधिकारी, कि वो लोग क्या सोचते हैं। और हमने उनको छूट दी कि वो आए मंच पे अपनी बात रखें और उसमें जो सुधार हम लोग कर सकते हैं, जो आज हम कार्यक्रम चला रहे हैं, तो हम लोग उसमें सुधार करें। और मुझे बड़ी मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये जो सहारनपुर से जो सम्मेलन चले, हालांकि ये भी नीरज भाई मैं कह दूँ कि सहारनपुर से जो चीज़ चलती है और वो किसी के रोके से रुकती तो नहीं। तो सहारनपुर में हुआ, फिर मेरठ का हापुड़ में हुआ, फिर आगरा में हुआ, फिर गाजीपुर में हुआ, फिर आगरा में हुआ, और ये 5वां जो है लखनऊ में हुआ। और इस 5वें सम्मेलन के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में इस सम्मेलन की गूंज जा रही। अभी 13 सम्मेलन बाकी। जब वो 13 सम्मेलन पूरे हो जाएंगे, आप देखना, आपको एहसास होगा कि आज़ाद समाज पार्टी की बात घर घर तक चली जाएगी। तो इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए जो बहुजन समाज की समस्याएं हैं और उनसे उनका निराकरण किस तरह हो सकता है और किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आके किन किन विषयों पे महत्वपूर्ण काम कर सकती है, उन विषयों के अलावा जो पहले से चले आ रहे हैं। तो इसलिए प्रबुद्ध जन सम्मेलन है चलाए जा रहे हैं और इसमें समाज का बहुत सहयोग, बहुजन समाज का, हकवंचित बहुजन समाज का सहयोग बड़े मात्रा में मिल रहा है। मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ, उस विश्वास के लिए आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने हम लोगों पे, हमारी पार्टी, हमारे संगठन पे जताया है। आपने कहा कि गूंज पूरे प्रदेश तक जा रही है। कल मैं आयोजन में शामिल था, मैं देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने इसके बाद तमाम सारे ऑफिसर से बात की, वर्तमान और पूर्व। अच्छी बात यह है कि नौकरी पेशा लोग भी थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, तमाम लोग थे। तो हाँ, ये बात है कि परसेप्शन चेंज हुआ है। पहले परसेप्शन था कि केवल युवाओं की फौज है, अनगाइडेड लोग हैं, लेकिन कल अनुशासन भी दिखा, खुद माना उन लोगों ने मेरे इंटरव्यू में। लेकिन जब आपने गूंज शब्द का प्रयोग किया तो मुझे एक ट्वीट याद आ गया अचानक से कि गूंज पहुंच तो रही है, लेकिन गूंज इतनी तेजी से पहुंच रही है कि जिनको आप हमेशा सम्मान देते हैं, कहते हैं कि मेरी आदर्श हैं,
वो शब्द लिख रही हैं कि बरसाती मेढक हैं तो ऐसे निकलते रहते हैं, क्या मतलब है ये? देखिए, कल आपने सम्मेलन को कवर किया, मैंने अपना मेरा ध्यान था, और मैं पुनः एक बार बिलेटेड जो है आपको जन्मदिन की बधाई भी देता हूँ, क्योंकि उस 1 जून को कार्यक्रम रखने का महत्व यही था। विशेषता यही थी कि अर्जक संघ की स्थापना जो है 1 जून 1968 को हुई है, और जिन महापुरुषों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, मामला राम सुब्रमा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, प्यारेलाल यादव, और जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और तमाम और वो जो उनके सहयोगी रहे जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके संघर्ष पे जिस तरह की धूल लगी थी वो धूल भी हटे, हमारे बहुजन समाज को अर्जक संघ का महत्व पता लगे और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता लगे, क्योंकि जिस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं होता वो चीज़ रुक जाती है। तो बाबू साहब ने भी कहा कि भाई किसी चीज़ का अगर प्रचार प्रसार ना हो तो फिर वो आने वाली पीढ़ियों तक वो बात नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए 1 जून को तय किया गया। तो ठीक है, गूंज जहाँ तक पहुंची, और आपने कहा, मैं भी इस बात को समझता हूँ कि भाई उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले तो मैं मान नहीं रहा था कि वो उन्होंने मेरे लिए किया होगा, क्योंकि बहुजन मिशन में जिन लोगों ने काम किया, जिन्होंने खुद संघर्ष किया, वो दूसरे के संघर्ष को इस तरह से अपमानित नहीं करेंगे। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, 5 लाख से ज़्यादा वोट तो हमें वहीं मिले, और 80,000 से ज़्यादा वोट इधर मिले, उनके सब परिवार जुड़े हुए हैं। उन सबको इस तरह के अपमानित वर्ड कहना, बरसाती मेंढक कहना, ये शोभा नहीं देता। तो आदमी अहंकार में इस तरह की चीज़ें करता है। मैं बहन जी का हमेशा सम्मान करता आया हूँ और आज भी सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। उनकी सोच उनके साथ और मेरी सोच मेरे साथ। अगर ये समाज का पढ़ा लिखे बच्चे जो संघर्ष कर रहे हो बरसाती मेंढक हैं आपके नज़रों में, तो ये कोई बात नहीं, इसका जवाब समाज आपको देगा। भाई आप ये देखो, कहीं भी अन्याय होता है, कहीं भी जुल्म होता है या जुल्म का प्रतिरोध होता है, तो वहाँ बीमार भी दिखाई देती है। चाहे वो ग्वालियर का प्रकरण हो, चाहे वो एटा का प्रकरण हो, चाहे वो मथुरा का प्रकरण हो, चाहे अभी जो है अलीगढ़ का प्रकरण, कहीं चले आप, जहाँ अन्याय वहाँ भीम आर्मी, जहाँ अन्याय वहाँ आज़ाद समाज पार्टी, जहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी वहाँ चंद्रशेखर। तो आप समझो कि समाज का जो भाव है, जो बल है नेज भाई, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ बढ़ रहा है। अब जो उनके मन में एक ये था कि भाई सब लोग आगे बढ़ जाएं, तो कल 60% हमारे सीनियर लोग थे, और जिस तरह से मैं यहाँ 2 दिन रुका, उन्होंने जो प्यार आशीर्वाद दिया है, मैं उससे गारंटी से कह दे सकता हूँ कि आने वाला समय अगले 6 महीने बहुत कुछ बदल जाएगा। तो उन्होंने जो ये शब्द भी गए, तो ये भी मैं आशीर्वाद स्वरूप रख लिखता हूँ। मैं तो छोटा हूँ, मेरा काम है कि मुझे बड़े कुछ भी दें, गाली दें या कुछ भी। लगातार गालियों के बाद इतना धैर्य कहाँ से ले आते हैं आप? अब ठीक है, आप सोचो कि संस्कार ऐसे दिए हैं महापुरुषों ने कि अगर मैं गाली का जवाब गाली से दूंगा तो उनमें मुझ में फर्क क्या बचेगा? भाई आप ही बताओ, क्या आप ही के परिवार को छूट मिली है समाज का काम करने की? क्या ये काम कोई गरीब का बेटा नहीं कर सकता है? और मेरे काम में कमी बताओ। अब मैं चैलेंज करके कहता हूँ, उन्होंने नाम लिखा सपा बसपा कांग्रेस के सहयोग से, आप मुझे बताओ मैंने क्या सहयोग किया उनका? सपा के साथ आपने अलायंस किया, और जब आपको कोई बात होती तो आप कह देते हैं गेस्ट हाउस कांड, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद 2019 में आपने अलायंस किया, बीजेपी के साथ किया, बीजेपी के साथ आपने 3 बार से मिलकर सरकार बनाई, प्रचार किया, और आप मोदी जी का प्रचार करने के लिए बिल्कुल गुजरात दंगे के बाद जहाँ मुसलमान की निगाह थी कि भाई इतना जुल्म हुआ है तो कोई कौन इनके साथ खड़ा, तो आप प्रचार करने चली गई। आपने कांग्रेस को 2004 से लेकर 14 तक 10 साल आपने समर्थन देके रखा, हरियाणा में समर्थन देकर उनकी सरकार बनाई। तो इन तीनों दलों से आपके रिश्ते रहे, आपने सरकारें बनाई, सरकारें चलाई। आप चंद्रशेखर को इनका वो बता रही हैं, सहयोगी बता रही हैं। तो आप बताओ आप किसकी सहयोगी हो? तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, काशीराम साहब कहते थे कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष को समझते हैं, संघर्ष की परिभाषा जो है स्वाभिमानी लोग ही समझते हैं। तो ठीक है, अगर इतने लोगों के संघर्ष को गाली देना, उनको इस तरह के शब्दों को परोसना, मैं तो इसको भी अपने लिए सम्मान मानूंगा कि भाई अगर वो इस तरह के शब्द जो है इस युवा शक्ति के लिए जो संघर्ष कर रही है, जो सदन में भी लड़ रही है, सड़कों पर भी लड़ रही है, तमाम तरह की परेशानियां उठा रही है, तो अगर इनका संघर्ष को अपमानित करना उनको अच्छा लग रहा है तो मैं उनका स्वागत करूंगा। तो कह देते हैं कि लड़वा करके मुकदमे करवा रहे हैं। अब ये बताओ कि एक मुकदमा तो उनके जो युवराज हैं उन पे भी हुआ, उन्होंने एक भाषण दिया बिना लड़े हुआ। तो हम तो लड़के हमारे लोग मुकदमे थे, आप तो बिना लड़े मुकदमा हो गया। तो आपने क्या सिखाया उसको? भाई हुआ नहीं मुकदमा, उन पे भी हुआ और सैकड़ों और लोगों पे हुआ। तो ये बात को मैं कहने लग जाऊं कि आपने मुकदमा करा दिया, तो उसका क्या जवाब उनके पास? देखो उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास एक ही तर्क है कि किसी तरह से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के खिलाफ, जैसे उनके लोग कहते हैं
कि आज भी सैकड़ों लोग जेल में चंद्रशेखर घूम रहे हैं, तो मुझे साबित करके दिखाओ एक व्यक्ति जेल में है क्या। मैं चैलेंज करता हूं, मेरा चैलेंज है उन सब लोगों को, एक व्यक्ति बताओ जो जेल में हो। और मुकदमे अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ोगे तो सरकार आपको क्या तोहफे भेंट करेगी। यानी कि सहारनपुर की घटना को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं, कोई इस समय जेल में नहीं है। कोई सहारनपुर छोड़िए, पूरे देश में कोई जेल में नहीं। छत्तीसगढ़ के लोग थे, सतनामी समाज की जो लड़ाई थी उसमें जेल में गए थे, वो भी उनके लिए भी हमने और हमारी पार्टी और संगठन के लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई ने और कमल भाई ने, तमाम साथियों ने जाके वहां दिन रात संघर्ष किया, मध्य प्रदेश के लोगों ने। और SC/ST को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था एक्ट को लेकर, उसमें भी कोई जेल में नहीं। नहीं, कोई जेल में नहीं है, एक भी बच्चा जेल में नहीं है। तो ये झूठ तो इसलिए फैलाए जाते हैं जिससे कि समाज में गुमराह हो समाज, और समाज में ये विश्वास बने कि भाई ये काम सही नहीं कर रहे हैं। जिसको आकलन करना है वो हमारे पास आए, बैठे हमसे चर्चा करे, आकलन करे। जिसको कोई शिकायत है, ऐसे थोड़े दूर से बैठे किसने कुछ कह दिया उस बात को मान ले, फिर आप में और भक्तों में क्या फर्क बचा। भाई आप आइए ना, आके तर्क कीजिए हमसे, आप सवाल पूछे हम जवाब देंगे। अच्छा, आपने एटा घटना का जिक्र किया अभी, और आपने मंच पे भी किया था। एटा जैसी घटनाओं को क्या मानते हैं, ये रिएक्शन है या बढ़ती ताकत का सबूत है, जागरूकता का सबूत है, क्या मानते हैं? देखो, ये बढ़ती ताकत भी है, ये जागरूकता भी है और ये रिएक्शन भी है। इसमें तीनों चीज है। क्यों है? क्योंकि उस गांव में भीम आर्मी के संगठन के लोग हैं और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। जब इस देश में पहले कानून मंत्री, भारतीय संविधान के निर्माता, दुनिया में जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिनकी जयंती पूरी दुनिया में मनती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की परमिशन नहीं मिलती है, तो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं तो फिर दूसरे की भावनाओं का सम्मान कैसे हो जाएगा। हालांकि मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे परिस्थिति क्या थी। भाई जैसे आप अभी की एक घटना घटी है, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कुछ लोगों ने मिलकर शेर को मार दिया है, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा हुआ है। लेकिन वो शेर मारा कहाँ उन्होंने, वो शेर उनके घर में घुस गया। वन विभाग कार्रवाई करता तो नहीं, ठीक है, घर में घुस गया। वो बहुत दिन से कह रहे हैं सर शेर आ रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। वो घर में घुस गया, उनके बच्चों की तरफ उसने जबाड़ा खोल लिया। तो क्या करेगा एक बाप, क्या करेगा एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए, क्या करेगा एक बाप अपने बच्चों की, क्या करेगी एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए। तो ये ठीक है कि अपराध है, लेकिन परिस्थिति देखिए ना आप, उनकी भी भावना, उनका भी सम्मान है, उनका सम्मान नहीं है। वो अपने महापुरुषों की जयंती नहीं निकाल सकते क्योंकि परमिशन नहीं मिली। तो आप पे बिना परमिशन के आप निकालोगे तो सवाल तो उठेगा, और आज तो यहाँ उठाएगा, हो सकता है कल कहीं और भी उठे। तो ये तो उन लोगों के लिए एक संकेत है कि भाई अगर आप किसी को ज्यादा दबाने का काम करोगे तो वो दबने वाला समय चला गया। हालांकि मैं साथियों से कहूंगा कि जो भी करें वो संवैधानिक मर्यादा में करे और ध्यान रखे किसी की भावनाओं का अपमान ना हो। मतलब वहां से मैसेज दे दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं फिर वही कहता हूँ कि भाई मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ और मैं तो हिंसा का समर्थन नहीं करता। और ठीक है, लोकतंत्र में जागरूकता अधिकारों को और सवालों को जन्म देती है। लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा का प्रयोग करना चाहिए और अपने सवाल भी रखने चाहिए। वैसे मैं लगातार आपको देखता हूं और मैं खुद भी उन्हीं विचारों का हूं कि मुझे मूर्तियों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस दौर में हाईकोर्ट, ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर के अंदर प्रतिमा लगाने का ऑर्डर वहां के चीफ जस्टिस दे देते हैं। चीफ जस्टिस अपनी मौजूदगी में खुद अशोकनगर की जिला अदालत में संविधान पार्क बनवाते हैं, मूर्ति भी लगवाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लग पाती और लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया। देखिए, आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट MP, उनका ये ऑर्डर था कि भाई ये लगनी चाहिए, और उसके उद्घाटन के लिए गवर्नर वो खुद आ रहे थे। तो किसने रोकी, किसको तकलीफ थी बाबा साहब अम्बेडकर से? वो दल, वो लोग किस पार्टी से जुड़े हैं, किस संगठन से जुड़े हैं, किस विचार से जुड़े हैं। अगर आप इसकी जांच करोगे तो आपको पता लग जाएगा। एक तरफ बाबा साहब का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब की स्टैचू से भी डरते हैं। मैं भी स्टैचू के बहुत पक्ष में नहीं, लेकिन स्टैचू का ऑर्डर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया, और फिर उस स्टैचू को जब वो आई, किस तरह से अपमानित करने का और किस तरह चैलेंज करने का काम किया कि हम लगने नहीं देंगे, हम इसको तोड़ देंगे, हम इसको ये कर देंगे, हम इसको वहां भिजवा देंगे। तो आप समझो कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर से इतना भय और उनकी सोच से, उनके विचार और जो समतामूलक समाज की स्थापना में संविधान के जरिए करके उससे कितनी नफरत है लोगों को। यानी कि आज भी गैर बराबरी, जातिवाद लोगों के अंदर घुसा हुआ है। तो अब ठीक है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया में वो होना है। 11 तारीख को पार्टी ने वहाँ रैली रखी है,
11 तारीख को हाँ। ग्वालियर में और पार्टी के लोग इकट्ठा होंगे और वो फैसले लेंगे, क्योंकि ये मान सम्मान जुड़ा विषय है। हालांकि हम तो संवैधानिक व्यक्ति और कोशिश कर रहे हैं सब कुछ संवैधानिक तरीके से हो। तो डंडा परेड भी हुई थी, आपने अगर देखी हो वहाँ, और वो इसलिए हुई थी कि जो लोग चैलेंज कर रहे थे उनको बताने के लिए डंडा परेड डंडे में नाम लिख करके, हाँ, उनको ये बताया गया था कि भाई ठीक है, किसी जाति को अपमानित करना है, किसी को चैलेंज करना है, कि संगठन को, ये ठीक नहीं है। आप 5 जगह मंडलीय सम्मेलन कर चुके हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स नजर आ रहा है और पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है पार्टी की? और जहां तक मैं कहता हूं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होगी पंचायत चुनाव में। आप मेरी बात को याद रखना। ये मैं कोई बहुत उत्साह में अतिशयोक्ति के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कार्यकर्ताओं के उत्साह, पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, ये मैं अब वोट के आधार पे आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। पंचायत स्तरीय चुनाव है तो आप देखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी का वर्चस्व किस तरह से बढ़ रहा है। इसका पैमाना जो है ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा, और निष्पक्ष अगर हुआ तो आप देखना, जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ उत्साह में नहीं कह रहा हूँ, लोगों के संघर्ष को देख के कह रहा हूँ। आप जानते हैं हमारा वर्कर कैसे आता है, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, ट्रेन से, बस से, भूखे पेट प्यासे रह के। तो जिस नौजवान में ये और ये भावना पैदा होगी ये कि मुझे सत्ता प्राप्त करनी है, मुझे ताकत बनानी, तो वो देखो आने वाले चुनाव में, जब छोटे चुनाव होंगे, देखो किस तरह कमाल करके दिखाता है। और आप देखना ऐसे ऐसे साथी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीत के आएंगे, इनको देख के लोग दंग रह जाएंगे, जिनके पैरों में चप्पल भी भले अलग अलग रंग की हो, जिनकी पैंट भले फटी हुई हो, शर्ट फटी हुई हो, जिनके घर पे शायद तरपाल पड़ी हो, जिनके यहाँ अच्छा पक्का बाथरूम ना हो, या और तमाम तरह की असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक वजूद उनका इतना बड़ा बढ़ेगा, आपको भी खुशी होगी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोगों में भी खुशी होगी। सिर्फ पैसे वालों का मौका नहीं आएगा, काम करने वाले, संघर्ष करने वाले लोगों का मौका आएगा। कल के सम्मेलन में आपने बाराबंकी के एक छात्र को बुलाया था और बताया आपने कि ये आजादी के बाद से पहली बार गांव का कोई लड़का 10th पास कर पाया। इस दौर में उस गांव के लोगों ने, अब ये उन सत्ताधारी दलों से पूछो जिनको सत्ता रही है, कि उस गांव की क्या हालात होंगे और वो किस तरह समझते होंगे इस देश की, राज्य की और केंद्र की पॉलिसियों को, किस तरह से वो बात कर पाते हैं अपने अधिकारों के लिए, जहाँ 10वीं तक पढ़ाई नहीं हुई है। इसलिए उस बच्चे को सम्मानित करना मेरे और मेरे जैसे सभी लोगों की ये जिम्मेदारी थी, और मैंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है। और मुझे आशा विश्वास है कि उसने 10वीं की है, लेकिन वो एक दिन पैरों पर खड़े होकर सरकारी नौकरी करेगा और अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का नाम रोशन करेगा, और उससे प्रेरणा लेंगे बहुत सारे गाँव के लोग, और कल वो भी आएंगे मैदान में। प्रबुद्ध जन सम्मेलन का क्या इम्पैक्ट है ये आप लोग खुद आकलन करें, लेकिन कल मैं एक बाइट कर रहा था, उसमें एक रिटायर्ड कर्मचारी रो पड़े और बोले कि मैं यहाँ कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि पहली बार बहुजनों के लिए किसी ने प्रबुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब इस प्रबुद्ध शब्द ने, प्रबुद्ध सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को हिला करके रख दिया है। और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, आगरा में भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, लखनऊ में भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, झांसी में आपका जो अगला सम्मेलन होना है, झांसी 14 जून को, तो झांसी के कार्यक्रम में भी मेरी टीम रहेगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति को मथा जा रहा है। अब उस मथने के बाद क्या इंपैक्ट आता है ये पंचायत चुनाव में क्लियर हो पाएगा? जी, छाछ नहीं निकलेगा जी, मक्खन निकलेगा। मक्खन निकलेगा, सॉरी, मक्खन निकलेगा, और मक्खन ऐसा निकलेगा कि कमजोर वर्गों की आशा उम्मीदों को पंख लगेंगे। तो हम उस मक्खन के इंतजार में हैं। बाकी आप देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।